रज़ाकार वकार जागो अवाम पार्टी पाकिस्तान। मौलाना फजल रहमान साहब से शुरू करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने 26वीं आइनी तरमीम मंजूर करने के अंदर बुनियादी किरदार अदा किया था। 26वीं आइनी तरमीम मंजूर करने के लिए अब मौलाना फजल रहमान साहब मुख्तलिफ बयानबाजी करके अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको फेस सेविंग मिल जाए और डीज़ल की मुतवक्का आवाज़ों से वो बच सकें। लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि डीज़ल की आवाज़ें भी तहरीक इंसाफ वाले लगाएंगे और आवाम भी बेवकूफ़ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आवाम बखूबी जानते हैं कि ये आइनी तरमीम मंजूर कराने में फजल रहमान साहब ने बुनियादी किरदार अदा किया और अब वो ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने इक़दामात को कभी इस्लाम का लिबादा उड़ाते हैं, कभी सियासी लिबादा उड़ाते हैं, कभी इंसानी हकूक़ का लिबादा उड़ाने की कोशिश करते हैं। वो ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आइनी तरमीम लाई जा रही थी, अगर वो इसकी हमायत ना करते तब भी हुकूमत के पास 11 वोट मौजूद थे, वो ये आइनी तरमीम करवाने में कामयाब हो जाती। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि ये 11 तो अपनी जगह पर हैं, जो कि वो इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि उनकी अपनी पूरी पार्लिमानी पार्टी भी उनका साथ दे चुकी थी। सेनेटर्स और कौमी असम्बली के जो भी रुकन थे, उन सब ने ये फ़ैसला कर लिया था कि वो हर सूरत में अफसरशाही का साथ देगी, हुकूमत का साथ देंगे और इस आइनी तरमीम को पास कराने में वो अपनी जो है वो वोटिंग में हमायत करेंगे। लिहाजा मौलाना फजल रहमान साहब अब ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने काले कानून मंजूर होने से बचा लिए, ऐसे काले कानून जो कि अवाम दुश्मन थे और इसके नतीजे में अवाम के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाती। तो बहरहाल मौलाना साहब का खौफ अपनी जगह पर है, लेकिन कौम की सोच अपनी जगह पर है। कौम अब ये बात अच्छी तरह समझ चुकी है कि पाकिस्तानी सियासतदान बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब अमली इक़दामात का वक्त आता है तो उनकी हवा निकल जाती है और वो उसी तरफ जाते हैं जिस तरफ ताकत का तवाज़ुन होता है। लिहाजा डील करना वो अपना फ़ख्र समझते हैं और मौलाना फजल रहमान साहब को जब डील के अंदर अपने मतलूबा फ़वाइद सियासी मफादात हासिल हो गए तो उन्होंने डील की हमायत कर दी। ये तो बड़ा सिंपल है और अब इसके ऊपर कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कई तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि एक हरबा जो है वो बीबी अलीमा ने कल बयान दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका के मुताल्लिक़ उनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि अक्सर तहरीक इंसाफ वाले आजकल दावा कर रहे हैं कि ट्रंप आएगा और भाई को छुड़ाएगा। तो उनसे सवाल किया गया इस मुताल्लिक़, तो उन्होंने कहा कि क्या ट्रंप हमारा बाप लगता है जो हमें छुड़ाएगा। बज़ाहिर तो ये बात उन्होंने कर दी, लेकिन इस बात की गहराई तक अगर आप जाएं, आप देखें तो इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं रह गया है कि इमरान खान और खिलाड़ी और उनकी पार्टी अब तक करोड़ों डॉलर खर्च करके ऐसी फर्म्स हायर कर चुके हैं और ऐसी लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमरीकी नुमाइंदगान जो हैं ऐवान के, वो इनकी हमायत में बोलें और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि अमेरिका हमारा कोई बाप है, हाँ मैं मानता हूँ कि अमेरिका सगा बाप तो नहीं है, अमरीकी सदर कोई सगे वालद तो नहीं है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान कि जितनी सियासी पार्टियां हों, जितने सियासी रहनुमा हों, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे लोहार हो, ठेकेदार हो या मौलवी हो, वो हर मौके पर अमेरिका की तरफ देखते हैं उम्मीद भरी नज़रों से और वो कोशिश करते हैं कि अमेरिका के अंदर उनके हक़ में लॉबिंग हो जाए और उनको अगर वो कैद हैं तो रिहाई मिल जाए, अगर अपोजिशन में हैं तो हुकूमत मिल जाए और अगर हुकूमत में है तो उनकी हुकूमत मजबूत हो जाए। लिहाजा ये कहना कि अमेरिका कोई हमारा बाप है या ट्रंप कोई हमारा बाप है, तो ये खोखली बात लगती है, ये इस बात में कोई हकीकत महसूस नहीं होती। दूसरी बात जो है वो ये है कि पिनकी पीरनी के मुतालिक एक ख़बर आई है, वो
लाहौर अपने घर बनी गाला ज़मान पार्क शिफ्ट हो गई हैं। वज़ीर आला हाउस उन्होंने छोड़ दिया है। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ बातें की जा रही हैं, ख़ुसूसन उनके मुखालिफ सोशल मीडिया वाले बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के उनके हमायती किया करते हैं। बहरहाल ये है कि कहने वाले की ज़बान कौन रोक सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं मुखालिफ सोशल मीडिया की तरफ। ये तक भी कहा जा रहा है कि हर मिनिस्ट्री से 50-50 करोड़ रुपए उन्होंने वसूल किए हैं। भी मैं समझता हूँ ये बिल्कुल उसी तरह के इल्ज़ामात हैं जिस तरह के इल्ज़ामात खिलाड़ी की सोशल मीडिया अपने मुखालफिन पर लगाए रहती है। बहरहाल वज़ीर दाखिला साहब का एक बयान आया है इस दौरान कि वो जो भी लोगों ने बदतमीज़ी की चीफ जस्टिस साहबका काजी साहब के ख़िलाफ़ इंग्लैंड में, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, FIR काटी जाएगी और वग़ैरह वग़ैरह मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं। ये बातें भी खोखली नज़र आती हैं कि जो जुर्म पाकिस्तान में ही नहीं हुआ, आप पाकिस्तान में उसकी FIR किस तरह कटवा सकते हैं। और जो जहाँ तक ताल्लुक़ है कि नेशनैलिटी मनसूख कर देंगे या पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, तो ये भी मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि वो तो इंग्लैंड में रहते हैं। उन लोगों में से अक्सरियत जो हैं वहीं के नेशनैलिटी होल्डर हैं और उनमें से चंद लोग ही हैं जो पाकिस्तान आए हैं। ज़्यादातर तो वहीं पैदा हुए हैं, वहीं की नेशनैलिटी है और वहीं बड़े हुए हैं। लिहाजा ये बयान भी एक खोखला बयान नज़र आता है जो कि कभी भी अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। अमली तौर पर वो कोई भी कार्रवाई जो है इन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते जिन्होंने चीफ जस्टिस साहबका काजी साहब को जो हैं वो उनकी तबीयत साफ़ करने की कोशिश की थी। ये कोशिश इसलिए भी की जाती है और ये कोशिशें कामयाब भी हो जाती हैं ताकि अदालतों में बैठे हुए बकाया जजेज़ हज़रात और सरकारी एहलकार जो बड़े बड़े हैं उनको खौफज़दा किया जा सके, उनको डराया जा सके, उनको धमकाया जा सके कि अगर आप हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले देंगे तो नतीजतन हम आपकी बेइज़्ज़ती करेंगे, आपके ऊपर रूटिंग करेंगे और आपका जीना दो भर कर देंगे। यही वजह है कि देखने में आया है कि अदलिया जो है वो झुकाव रखती है खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी इमरान खान की तरफ, क्योंकि वो खौफज़दा रहते हैं इस बात के ऊपर कि उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, उनके ऊपर रूटिंग हो जाएगी, उनके साथ बदमाशी की जाएगी। इसको कहते हैं जब तख्त उछाले जाएंगे, जब ताज गिराए जाएंगे। वो ताजो तख्त तो नहीं गिरा सके, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने सरकारी जज हों या कि सरकारी बड़े ओहदेदार हों, उन सब का मोराल डाउन कर दिया है और वो घबराए घबराए नज़र आते हैं। हत्ता कि हकूमती अरकान भी मुकम्मल जो हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल 26वीं तरमीम मंजूर होने के बाद बहाल हुआ था, अब वो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आता हुआ महसूस हो रहा है और उनकी कमज़ोरी का जो है वो एक तासुर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता गंडापुर साहब के बारे में ख़बरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ वाले गंडापुर की क़यादत जो है वो तस्लीम नहीं कर रहे और कोशिश की जा रही है कि कोई सलमान अकबर अकरम राजा साहब जैसे बंदे को जो है वो लीडिंग पोजीशन दे दिया है, जो कि जनरल सेक्रेटरी बनकर कुछ नहीं कर सके, किसी एहतजाज के अंदर कोई अहम रोल अदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई सियासी आदमी नहीं है, वो तो एक वकील हैं और एक लिमिटेड उनका तजर्बा है सियासत का। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर अली अमीन गंडापुर को माइनस किया गया तहरीक इंसाफ के तमाम मामलात से, तो ये तहरीक इंसाफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर अगर इमरान खान के बाद कोई शख्सियत खड़ी हुई है, कोई शख्सियत बनी है, किसी शख्सियत का वज़न नज़र आया है, किसी शख्सियत ने अगर कामयाबी से अपने अहदाफ अचीव किए हैं, तो वो गंडापुर ही हैं। जो थोड़े बहुत एहतजाज हुए हैं और जो कि थोड़ा बहुत सस्पेंस पैदा किया भी है, तो वो गंडापुर ने किया है और गंडापुर ही मामलात को इस लेवल तक लेके आया है कि अब जो है वो खिलाड़ी की बेगम भी बाहर आ चुकी हैं, उनकी बहनें भी बाहर आ चुकी हैं, मज़ीद रहनुमाओं के बाहर आने का भी चांस पैदा हो गया है। तो अगर गंडापुर की पटड़ी से, गंडापुर की लाइन से तहरीक इंसाफ हटने की कोशिश करेगी तो इससे नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि जितने भी वकला हज़रात हैं वो गो के उनकी पार्टी के ऊपर
तो इस वक्त काबिज़ हैं, लेकिन सियासी मूव चलाना, सियासी वर्क करना, कारकुनों को एक्टिवेट करना, सलमान अकरम राजा का ये मुतालबा करना कि 4 लाख अफराद इधर आ जाएं तब काम बन सकता है। तो भाई 4 लाख अफराद को निकलना कोई बच्चों का खेल नहीं है, आपका कोई तंजीमी नेटवर्क नहीं है, आपका कोई सिस्टम नहीं है, अवाम की नब्ज़ पे आपका हाथ ही नहीं है। जब आपकी हुकूमत आई तो आप आवाम से दूर होकर जागीरदारों की बाहों में बाहें डालकर घूम रहे थे। तो अब इस वक्त में आवाम आपके लिए क्या करे, वो कैसे निकले? उनके तो अपने हालात ठीक नहीं हैं, वो तो ख़ुद मुश्किलात से घिरे हुए हैं। लिहाजा उनसे ये तवक्को करना कि वो अपना घर बार छोड़ के लाखों की तादाद में आप सियासतदानों की खातिर लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, तो ये तवक्को आप ना रखें। आवाम आपको वोट तो दे सकती है, आवाम आपके लिए होटलों पर और चुरंगियों पर और अवामी महफ़िलों में बैठ के आपके मुखालफिन को गालम गलोच तो कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपके हक़ में कैंपेन तो चला सकते हैं, लेकिन चूँकि नकली और असली मम्मी डैडी बर्गर लोग आपकी पार्टी के अंदर जो हैं वो हावी हो चुके हैं, लिहाजा अगर आप ये तवक्को कर रहे हैं कि किसी दिन 4 लाख बंदे बाहर निकलेंगे, तो इसी तवक्को के ऊपर तो जज्बातीपन के अंदर आपने अपने खिलाड़ी को भी मरवा दिया। आपने कहा खिलाड़ी को कोई गिरफ़्तार करके देखे, फिर खिलाड़ी गिरफ़्तार हो गया। आपने कहा खिलाड़ी को कोई सज़ा दे के देखे, खिलाड़ी को सज़ा हो गई। अब आप कह रहे हैं कि खिलाड़ी का कोर्ट मार्शल करके देखें। कभी आप कहते हैं खिलाड़ी 100 साल अंदर रह सकता है। तो लगता ऐसे है कि आप सब लोग खिलाड़ी को मरवाने के चक्कर में उसको वाह वाह करके, उसको इमोशनल करके, उसको पंप करके, उसके ताल्लुकात ख़राब करवा के, उसको गलत रास्ते पर डाल के आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा देर अंदर रहे, ताकि ना खिलाड़ी बाहर आए, ना आपकी जो है वो लीडरशिप को कोई ख़तरा हो। क्योंकि जिस दिन खिलाड़ी बाहर आएगा उस दिन बाकी सब की लीडरशिप तो ख़त्म हो जाएगी। खाली पिनकी पिरनी के बाहर आने से ही ये शो हो गया है कि आप लोगों को सांप सूंघ गया है। तमाम तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर चल रहे हैं और बिल्कुल अनएक्टिव हो चुके हैं। जब खिलाड़ी आ जाएगा तो फिर आपकी क्या पोजीशन होगी? हाँ, ये ज़रूर है कि खिलाड़ी के ऊपर जो हैं वो आवाम के बहुत बड़े हलके का एतमाद है। वो लोग जब खिलाड़ी बाहर आएगा या खिलाड़ी कॉल देगा तो आ सकते हैं। बाकी खिलाड़ी के जो अनाड़ी साथी हैं, ये उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो 4 लाख लोगों का बंदोबस्त कर सकें। बहरहाल एक अफसोसनाक ख़बर भी आई है, उसमें खुशगवार भी है और अफसोसनाक भी है। ख़वारिज के ख़िलाफ़ बन्नू में ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 8 से ज़्यादा ख़वारिज हलाक हो गए हैं और इतनी तादाद में ज़ख्मी भी हैं जिनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई थी जिसके अंदर पाक फ़ौज के 4 जवान भी शहीद हुए हैं। सलाम है पाक फ़ौज के ऊपर, इनकी अज़मत को सलाम है कि ये दुनिया के इतने बड़े दहशतगर्द जिनसे अमेरिका भी तंग आ गया था, उनको शिकस्त दे रहे हैं, उन पर काबू पा रहे हैं और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को गैर मुल्की ताकतों के शिकंजे में आने से बचा रहे हैं। सियासतदानों को भी अक्ल का मुज़ाहरा करना चाहिए, थोड़ा सा आपस में जो है इस तरह का माहौल बनाना चाहिए कि हमारी अफवाज जो कि दुश्मनों से नमरत आजमाए हैं उनकी मदद की जाए। उनकी मदद इस तरह कर सकती है हुकूमत, अपोजिशन और दूसरी सियासी जमातें कि आपस में जो है दुश्मनी और नफ़रत की दीवारें थोड़ी कम कर दें और कोशिश करें कि हर कोई इलेक्शन पर यकीन करे। 5 साल बाद इलेक्शन हो, जो भी इलेक्शन जीते वो हुकूमत में आ जाए और जो हुकूमत से उतर जाए वो कोशिश करे कि दिफाई इदारों के ऊपर अटैक मत करे और सब्र का मुज़ाहरा करे, क्योंकि दिफाई इदारे ही हैं। आप देख लें फ़लस्तीन में जहाँ फ़ौज नहीं है वहाँ क्या हालात हो रहे हैं। इसी तरह दूसरी जगहों पर जहाँ पर फ़ौज नहीं है, मज़बूत फ़ौज नहीं है जिन मुल्कों के पास, उन मुल्कों का क्या हाल है। लिहाजा आपको शुक्रगुज़ार होना चाहिए पाकिस्तानी अफवाज का कि वो इतनी दीदा दलेरी के साथ, इतनी हिम्मत के साथ, इतनी जुर्रत के साथ
ان کے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ دشمن جو ہر صورت میں اپنا نظریہ جو ہیں وہ سب پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ اس دوران ایک اور خبر آئی ہے، وہ یہ خبر آئی ہے کہ جتنے بھی اب تک کے اسموگ کے بارے میں مریم نواز صاحبہ اقدامات کر رہی ہیں، ان اقدامات کا نتیجہ کوئی مثبت نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اسموگ پر تو قابو نہیں پایا جا سکا، لیکن ان کے اقدامات بے روزگاری میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے چھوٹے موٹے جو ٹھیے ٹھپڑے تھے وہ بھی بند کرانا شروع کر دیے ہیں، اور اتنی سخت پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں جس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا روزگار متاثر ہوگا، لوگوں کا روزگار خراب ہوگا، اور پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے لوگ مزید تنگ آ جائیں گے۔ تو مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ وہ ان بے روزگار ہونے والے افراد کے لیے بھی کوئی مثبت حکمت عملی کی مثبت پلاننگ لے کر سامنے آئیں۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کر آ جائیں، آپ فیکٹری، کارخانہ، دکان، مکان یا چھوٹا موٹا ٹھیا یا تکے کی شاپ بند کرا دیں، آپ کباب کی شاپ بند کرا دیں، اور اس شاپ کے بند ہونے کے نتیجے میں، ان ہوٹلوں کے بند ہونے کے نتیجے میں جو لوگ بے روزگار ہوں گے، جن کا روزگار متاثر ہوگا، ان کے لیے آپ کوئی رستہ نہ نکالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ظالمانہ اقدام ہوگا۔ ویسے بھی مریم نواز ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن مردوں کے اس معاشرے میں جہاں پہ وزیر اعلیٰ کو 24 گھنٹے کام کرنے کی ضرورت ہے، نیچے ایک لیول تک جانے کی ضرورت ہے، گلی محلے کے معاملات دیکھنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ 5 بجے چھٹی کر جانے والی وزیر اعلیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نمائشی وزیر اعلیٰ ہی کہلائی جا سکتی ہیں۔ کوئی عملی اقدامات کرنے میں وہ اب تک ناکام نظر آ رہی ہیں۔ ایسے عملی اقدامات جن سے عوام کی حالت زار بہتر ہو سکے، وہ تو عوام کی حالت زار بہتر کرنے کی بجائے ان کی حالت کو ابتر کرنے کی پر تلی ہوئی ہیں۔ ان کو لانے کا اقدام ہی غلط تھا۔ اگر ان کی جگہ پہ حمزہ شہباز شریف کو موقع دیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکتا تھا۔ اس کا طویل سیاسی سفر ہے، وہ ہر دور میں پاکستان میں رہا ہے، اس نے سختیاں جھیلی ہیں، وہ انتظامی امور کا ماسٹر ہے، وہ مسلم لیگ نون کا بھی ایک پرانا ماسٹر ہے، وہ نیچے سے لے کے اوپر تک جانتا ہے ہر شخص کو، ہر بندے کو، ہر سسٹم کو۔ لہذا ان کا حق مارا گیا ہے، ان کی جگہ پہ مریم نواز کو لا کے بٹھایا گیا ہے۔ مزید بھی ان کے لیے لابنگ کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں بھی ان کو اوپر رکھا جا سکے، لیکن بہرحال ان کی یہ وزارت اعلیٰ کوئی خوشگوار اب تک تاثر چھوڑنے میں ناکام ہو گئی ہے، اور کوئی بھی ایسے عملی اقدامات وہ کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں جس سے کہا جا سکے کہ پنجاب بزدار کے مقابلے میں بہتر طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ ہاں، ٹک ٹاک کی حد تک اگر ہم دیکھیں، اگر ہم فین بن کے دیکھیں، اگر ہم آنکھیں بند کر کے اندھا اعتماد کرتے جائیں تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن حقیقت بہت کڑوی ہے، حقیقت بہت سخت ہے، اور پنجاب کا معاشرہ جہاں پہ کروڑوں عوام بستے ہیں، ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور لامحدود مسائل ہیں۔ ان مسائل کو ایک ایسی خاتون وزیر اعلیٰ کیسے حل کر سکتی ہے جو 9 بجے دفتر آئے اور 5 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی بجائے اپنے گھر رائے بنٹ چلی جائے یا اپنے کسی بھی ذاتی بنگلے میں چلی جائے۔ وزیر اعلیٰ کی نوکری تو 24 گھنٹے کی نوکری ہوتی ہے بھائی، یہ کوئی 8-10 گھنٹے کی کوئی جاب نہیں ہے، کوئی ایسی نوکری نہیں ہے جو کہ آپ مخصوص ٹائم تک کر کے گھر چلے جائیں۔ آپ کی وزارت اعلیٰ اور عمران خان کی وزارت عظمیٰ دونوں کا سٹائل ایک جیسا لگتا ہے مجھے، دونوں کا انداز ایک جیسا لگتا ہے، دونوں کے کام کرنے کا طریقہ کار ایک جیسا لگتا ہے۔ عمران خان بھی صرف یوٹیوبرز کی حد تک اور ٹک ٹاک کی حد تک وزیر اعظم نظر آتے تھے، آپ بھی
ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی ہر تک تو وزیر اعلیٰ نظر آتی ہیں۔ آپ نے کچھ اقدامات بھی کیے ہیں، لیکن بہرحال اس بڑے صوبے کو سنبھالنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ جتنی جلد ممکن ہو سکے، ظاہر ہے اب آپ ایسا نہیں کریں گی، لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو مستقبل میں اس کے اچھے اثرات آپ کی پارٹی کے لیے نہیں ہوں گی۔ ابھی بھی وقت ہے کہ یہ قلم دان، وزارت اعلیٰ کا قلم دان حمزہ شہباز کے حوالے کر دیں، وہ اس کو آپ کے مقابلے میں بہتر طور پر چلا سکے گا اور آپ کا جو سیاسی وراثت ہے اس کی حفاظت کر سکے گا اور اس کو نئی صدی میں آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکے گا۔ دوسری صورت میں اگر آپ 5 سال تک وزارت اعلیٰ کی کرسی پر براجمان رہیں تو آپ سے ایک مخصوص محدود طبقہ تو خوش ہو جائے گا، لیکن جب اگلا الیکشن آئے گا تو اس کا ریئیکشن بہت خطرناک ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب سے آپ کا صفایا ہو جائے گا اگر آپ نے 5 سال وزیر اعلیٰ رہنے کی ضد کی اور جلد از جلد یو ٹرن نہ لیا میاں صاحب نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو چینج نہ کیا، تو پھر کہانی کا انجام افسوسناک ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔